तो हमारी जो विदेश नीति है और जो भारत की जो विदेश नीति है आतंकवाद के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं वो जो नीति है और कूटनीति है वो शार्प हुई है और ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो हमें इसराइल से हम लोगों को सीखना चाहिए। हमारी सरकार तो अच्छा कर ही रही है, पर जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, भारत के पॉलिटिकल अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं कहूंगा एक सिटीजन के नाते कि ऑपरेशन सिंदूर वहीं पर 3-4 दिन में खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो छुटपुट मुठभेड़ें होती रहती है आतंकवादियों से भारतीय सुरक्षा बलों की, उसको कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लैक्स नीति है। खैर, अपोजिशन भारत का जो है पॉलिटिकल अपोजिशन, वो भी यही बात कहता है। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, उनका अपना अलग एजेंडा है पॉलिटिकल। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसराइल को आप देखें कि इसराइल के नागरिकों पे अगर कोई हानि होती है, उनकी कोई हानि होती है, हार्म पहुंचता है, जैसे विक्ट्री एट एंटेबी इंसिडेंट मुझे याद आता है, और ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए। उसमें देखें कि एक प्लेन में जूस थे बहुत सारे 1970s में, और इथियोपिया में एंटेबी में उसको आतंकवादियों ने और पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने उसको हाईजैक कर लिया उस प्लेन को। जब वहां पर यह घटना हुई तो इसराइल में दिन रात वहां के जो प्राइम मिनिस्टर और वॉर कैबिनेट मिलते रहे, और अब ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो बना, जिसके चलते इसराइल ने अपने कमांडोज भेजे और बिल्कुल नाक के नीचे से, इथियोपिया के और पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के नाक के नीचे से एक दो कैजुअलिटीज वहां पर हुई। पर 98% इजरायली जो सिटीजन्स किडनैप किए गए थे, जो प्लेन जो हाईजैक किया गया था, उसको पूरी तरीके से एक सफल ऑपरेशन के रूप में तब्दील कर दिया इसराइल की आईडीएफ ने, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने। जी। तो इससे मुझे लगता है कि जब आप पाकिस्तान जैसे क्रूर या फेल्ड स्टेट से के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, जी। हार्ड बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, पर बिल्कुल। जिस तरीके से बिल्कुल भारत के, द्विवेदी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई बड़े फैसले जो हैं वो फिलहाल लेने की ज़रूरत है। अहमद मस्ती खान जी का रुख करूंगा मैं। अहमद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से मीर बलोच का ये बयान निकलकर सामने आया और भारत से उन्होंने आग्रह किया कि वो इजराइल की तरह बड़े पैमाने पर निर्णायक फैसला लें, क्या अहमद जी आपको लगता है कि जब इस तरीके से अगर अटैक भारत पाकिस्तान के ऊपर करेगा तो इससे फायदा बलूचों को, बलूचिस्तान के लोगों को जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें होगा? नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। देखें, बिल्कुल। इस अटैक का फायदा सिर्फ बलूचिस्तान या अफगानिस्तान को नहीं बल्कि जी। पूरी इंसानियत को होगा। जी। मैं यकीन से कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ये जिहादी हैं। ये देखें, ये घटिया किस्म की भंगी भंगी ज़हनियत के जनरल हैं। आपने देखा अगस्त 9 को जब ये टेम्पा फ्लोरिडा में आए थे, तब इन्होंने कहा कि भारत एक चमकता हुआ मर्सिडीज है और हम बजरी से बड़ा हुआ डंपर ट्रक हैं। अब इतवार के दिन ये किंग अब्दुल्ला जो आए हुए थे, उनके ज़ियाफ़त में इन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो दुश्मन पर फेंकी गई गंदगी को मिसाइलों में बदल देता है। अब आप देख लें, ये कौन सी किस किस्म की आप जो बातें करती हैं ना जी, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, उससे आपकी जहनियत का पता लगता है। इससे साफ जाहिर है कि ये जो जनरल है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसने के 5 साल के लिए इक़्तिदार पे गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर दिया है बंदूक के जोर पर, वो बंगी ज़हनियत का जनरल है। वो इंतहाई घटिया जनरल है। हमारे लोगों को हर रोज ही जबरी तौर पर गुमशुदा कर देते हैं। अब कल के रोज 12 लोग जो केच में जियारत के लिए जा रहे थे, 12 लोग जिनमें के 4 औरतें हैं, उनको इन्होंने फोर्सिबली डिसअपियर किया है। दूसरी जानिब हमारे जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान हैं,
उनको इन्होंने आर्बिट्ररी डिटेंशन, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उसको आर्बिट्ररी डिटेंशन कहते हैं, वो अब उनका 8 महीने से ज्यादा हो रहा है कि उनको आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है। हमारी एक महिला माजबीन बलोच जो 23-24 साल की है, उसको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। आज पाकिस्तान में जो है वो खौफ का राज है। आपको मालूम है कि कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इजहार आजादी इजहार अपना करना चाहते हैं, उनको आईएसआई और एमआई वाले मौत की धमकी दे के खामोश कराते हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान, अजीब ना पाकिस्तान है। ये कहता है, इसलिए इस्लाम या मुसलमान की बात करता है ये आसिम मुनीर, जितने के मुसलमान पाकिस्तान फौज ने मारे हैं अभिषेक भाई, इतने तो ना अमेरिका ने मारे ना इजराइल ने मारे हैं। इन्होंने तो 3 मिलियन बंगालियों का खून बहाया। इनका जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है 1/2 मिलियन अफगान के खून बहाने में अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर। हमारे इस गुज़िश्ता सालों में 2 लाख से ज्यादा बलोच इन्होंने शहीद किए हैं। ये तो कैसे कहते हैं कि हम इस्लामी फौज हैं? ये तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये खुद हैं। इनके मौजूदगी में पाकिस्तान को और किसी दुश्मन की क्या जरूरत है, जब आसिम मुनीर जैसे अमेरिका के दलार पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हो। देखिए, उस दिन जो है हमारे दोस्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके जो साथी हैं हनीफ पश्तीन, नूरुल्लाह तरीन, अदनान वजीर, हबीब वजीर, फरमान खान, इरफान खान, गौहर पश्तीन, ये लोग गए थे वहां पर जरगे में। जरगे से फौजी इनको उठा के ले गए। आज 7वां दिन है, इनका कुछ पता नहीं है कि इनको कहाँ ले गए। बिल्कुल। हमारे पश्तूनों के बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बलूच बच्चों को मार रहे हैं, हमारे औरतों को मार रहे हैं। ये जो है अमेरिकन एजेंट है, ये अमेरिका के जो है 2 टके का कुत्ते का पिल्ला है। इसको 5 साल के लिए पाकिस्तान पे ये आके बरजमान हुआ है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भारत को पहल करना चाहिए, बिल्कुल पहल करना चाहिए, और इनके साथ वही करना चाहिए जो इजराइल करता है। जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर मनन जी, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को लेकर बात करें तो मनन जी, अगर वैश्विक मंचों को लेकर बात करें तो इन वैश्विक मंचों पर आखिर पाकिस्तान बच क्यों जाता है? क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें अगवा कर लिया जा रहा है, जो युवा हैं उन्हें जबरन अगवा कर लिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन भी, जानकारी भी नहीं दी जा रही कि उनके घर के लोगों को कहां लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद है कि पाकिस्तान लगातार बसता चला जा रहा है। मनन जी, ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बलूची मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली, गुमशुदा वर्ड यूज किया। मैं एक अंग्रेजी माध्यम का हूं तो मैं मजबूरी में यूज करता हूं शब्द एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। तो मतलब ये कि देखा कि कोई बलूची यूथ कॉलेज में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कोई राजनीतिक मसले को, या कोई सीनियर नेता शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर सीनियर आइडियोलॉग या सीनियर विचारक आते हैं और बच्चों को कॉलेज स्कूल में कुछ समझाते हैं कैंटीन पे। तो उसके बाद क्या है कि वहां की जो आईएसआई है और पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा स्पाइस सिस्टम है वो उसको देख लेगा और उस बच्चे को, उस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली को वो गायब कर देंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान में ये है कि वहां पे डिसेंट की बात बिल्कुल नहीं की जाती, और ये लोग बात करते हैं कि भारत में डिसेंट नहीं है। जब हमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में इन्होंने बवाल मचाने का प्रयत्न किया 2016-17 में डिसेंट के नाम पर, और यहाँ पर अगर आप चाय कॉफी पीते हुए और समोसा खाते हुए भी अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ रहोगे या आप सेफ रहोगे। उसके अलावा जहां तक वैश्विक मंचों की आपने बात की, देखिए इसमें अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है और भारत भी प्लेयर है, पर यह आपको बात समझनी चाहिए कि भारत इतना बड़ा मेगा प्लेयर या इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर नहीं है।
पहली बात तो ये। तो जब तक अमेरिका को या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को या उनके आने वाले राष्ट्रपतियों को ये बात कोई ना कोई इंटरेस्ट उनका नहीं इन्वॉल्व होगा, जब तक अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा होगा, तब तक वैश्विक मंचों पर इसको कहते हैं बिहाइंड द कर्टेन डिप्लोमेसी। तो वो बिहाइंड द कर्टेन डिप्लोमेसी में बलूच को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। और जिस तरीके का मुद्दा पैलेस्टीन को बनाया, वैसा ही मुद्दा मैं तो ये कहता हूं, अमेरिका भले ही कोई भी नीति रखे, भारत